हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो ये रिवीजन सीरीज़ में हम अपना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का चैप्टर कर रहे थे। रिक्रूटमेंट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस रिवीजन सीरीज़ इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ ICSE फॉर ईयर 2023। ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशंस इसमें पढ़ाया जा रहा है। एक जो आपको कन्फ्यूजन थी कमर्शियल एप्लीकेशंस और कमर्शियल स्टडीज़ की, वो क्लियर होगी। इस चैनल पे कमर्शियल एप्लीकेशंस की वीडियो आ रही है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट हमने कर लिया था, अब हमें सिलेक्शन पर आना है। तो हम कर क्या रहे हैं कि थर्ड आपका ये 10th चैप्टर है कमर्शियल एप्लीकेशंस का। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज किया था, उसी का ये आगे का एक्सटेंडेड पार्ट है कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट हमने कर लिया था। रिक्रूटमेंट में आपको क्या बताया गया था कि रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को, या अभी तो एम्प्लॉय नहीं बने हैं, जिसमें हम लोगों को या पीपल को, उनको हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर दें। जॉब में वैकेंसी आ गई है, उनको रिक्रूटमेंट शुरू करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लोगों को इंड्यूस करेगी कि हमारे इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। इतना ही रिक्रूटमेंट का काम होता है। अब हम सेकेंड प्रोसेस पर आते हैं। सेकेंड प्रोसेस होता है आपका सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन में क्या होता है, देखो, जब हमने रिक्रूटमेंट कर दी तो लोगों ने एप्लीकेशंस भेज दी, लोगों ने अपनी एप्लीकेशन भेज दी, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अब हमारा काम आता है, जो इतनी सारी एप्लीकेशंस आई हैं, जो एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो गया है, अब उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या करना है, उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो जॉब के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है, टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, रिक्रूटमेंट करी, 1000 एप्लीकेशंस आई। ठीक है, वैकेंसी एग्जाम्पल आप समझो, वैकेंसी कितनी थी, जॉब कितनी खाली थी, 10 लोगों की। हमने रिक्रूटमेंट करा, हमने एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट वाला तरीका यूज़ किया। एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों की वैकेंसी आई है एंड उसके लिए इस तरह के लोग, इस पढ़ाई के लोग एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कई लोगों ने देखा, उसमें से 1000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। ठीक है, तो हमने 1000 लोगों को रिक्रूट कर लिया। अब क्या 1000 को आप जॉब दोगे? नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो केवल 10 है। ठीक है, लोग तो आपको केवल 10 चाहिए। तो रिक्रूटमेंट के बाद अभी सेकेंड स्टेप आता है, जब आप उन 1000 लोगों में से 10 वो लोग चूज़ करोगे जो बेस्ट होंगे, जो परफेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे सिलेक्शन में कि कैसे एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से आप बेस्ट को निकालते हो जो जॉब करेगा। ठीक है, अब ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सिलेक्शन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, तो उसमें आप इतना लिख सकते हो। क्या इसमें बताया गया है? सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग। जज करना है हमको। ठीक है, हमको उन 1000 लोगों में से जज करना है, सबको जज करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सा पर्सन सही है हमारी जॉब के लिए। जजिंग द सूटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स। सूटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट कौन है? जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जिन्होंने अप्लाई करा है, वो एप्लीकेंट होते हैं। जो रिक्रूट किया है जिन लोगों को, उनको हम एप्लीकेंट्स बोलते हैं। तो उन एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी हमें जज करनी है। सबकी सूटेबिलिटी जज करा जाएगा, सबको सेम तरीके से जज करा जाएगा, फिर हमें पता चलेगा कौन बढ़िया है। ठीक है, जजिंग द सूटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स इन लाइट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर जॉब हमको करनी है, जो जॉब आपने वैकेंसी निकलवाई है वो है टाइपिस्ट की। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइप करने के लिए किसी पर्सन को चाहिए, जो स्टेनो होते हैं, जो टाइप करते हैं। अब अगर वैकेंसी उसकी निकली है, हमने एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, लोगों ने फॉर्म भर दिए, 1000 लोग आ गए हैं, सबके सब टाइपिंग, सबके सब ये कहते हैं कि उन्हें टाइपिंग आती है, दे कैन डू द जॉब ऑफ टाइपिंग। सबके सब ने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया है, सबकी एज भी सही है जितनी हमने मांगी थी, उन्होंने पढ़ाई भी वो करी है जो हमने क्वालिफिकेशंस मांगी थी, उन सबको टाइपिंग आती भी है, ऐसा वो सब कहते भी हैं। ठीक है, पर हमें क्या करना है? वी हैव टू जज द एप्लीकेंट्स इन द लाइट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हमें उन सबको जज करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो सारे के सारे सेम नहीं होंगे, उनमें से कुछ होंगे जो बेस्ट होंगे। ठीक है, टाइपिंग सबको आती है, पर कुछ होंगे जो बेस्ट होंगे, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंसेस होंगे, इसी को तो कंपटीशन कहते हैं। अगर आप इसको अपने से देखो तो रियल वर्ल्ड में यही कंपटीशन है, सबके पास सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं रियल वर्ल्ड में और वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे हमारे जैसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस, वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे होते हैं। ठीक है, बट उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एक सेलेक्ट हो जाता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है कि हमें जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जज करेगी एप्लीकेंट्स को। फिर क्यों? टू डिसाइड विच रिक्रूट शुड बी हायर्ड।
कौन से रिक्रूटेड पीपल में से किन को हायर करना है। हायर का मतलब किन्हें एम्प्लॉय करना है। अब आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस रिक्रूटमेंट होने का और सिलेक्शन होने का, हायर होने का क्या डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट अलग है, हायरिंग अलग है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई है। तो सिलेक्शन वही प्रोसेस है जिसमें हम जज करते हैं सूटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स, जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जॉब रिक्वायर क्या कर रही है, जॉब किस टाइप की है, उसके बाद क्यों, ताकि उन रिक्रूट्स में से हम सेलेक्ट कर सके किनको हायर करना है। ठीक है, इसी वजह से सिलेक्शन को एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। क्यों एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं? सबसे सिंपल एग्जांपल अभी जो आपको बताया गया था, 1000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर दिए, इतने क्या हो गए, रिक्रूट हो गए। सारे फॉर्म आए ऑर्गेनाइजेशन के पास, ये ऑर्गेनाइजेशन है। जॉब कितनी खाली है, वैकेंसी कितनी है इनके पास, 10, केवल 10 प्लेसेस है जहाँ पर उनको इन 1000 में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन सबको वो अलग अलग प्रोसीजर से ले जाएंगे। जो भी प्रोसीजर हम पढ़ेंगे सिलेक्शन होता कैसे है, और उसके बाद इनके पास छठ के 10 लोग, इनको जो टॉप 10 होंगे वो मिल जाएंगे। अब जो ये टॉप 10 हैं उनको ये जॉब्स दे दी जाएगी। ठीक है, दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी हायर्ड। लेकिन ये सोचो 1000 में से 10 सेलेक्ट हो गए, जो बचे वो कहाँ गए। ठीक है, 1000 में से 10 सेलेक्ट हो गए, जो बचे वो कहाँ चले गए आपके, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो बच रहे हैं वो सब कहाँ गए, दे आर रिजेक्टेड। उनको जॉब मिली, नहीं मिली। तो आप देखो जो नंबर सेलेक्ट होने का कैंडिडेट्स का है और जो रिजेक्ट होने के कैंडिडेट्स का वो कितना ज़्यादा है। रिजेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, सेलेक्ट कम हो रहे हैं। सिंस द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स is greater than the number of selected candidates, इस वजह से सिलेक्शन को एलिमिनेशन प्रोसेस और सिंपल टर्म्स में नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। अब आपको अगर पूछा जाएगा वाई रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड वाई सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, देन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। रिक्रूटमेंट इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज वो एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, एंड सिलेक्शन आपका इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है बिकॉज नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स इज मोर दैन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। सिलेक्शन का अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, तो ये कीवर्ड्स हैं, ये लिख देना। उसके अलावा बुक में आपकी डेफिनेशन दी गई है कुछ ऑथर्स की। बट देखो एक चीज़ है, अगर आप किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख रहे हो देन इट हैज़ टू बी टू द पॉइंट, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, इस दा का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ऑथर को कोट कर रहे हो तो उनकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी पड़ेगी। सो माय सजेशन इज़ कि आप अच्छे से समझा भी पाओगे अपने वर्ड्स में, एंड उसमें ये भी नहीं रहेगा कि आपको कोई कॉपी डेफिनेशन लिखनी है। बाकी इफ़ यू वांट देन ऑथर्स की डेफिनेशन अगर आपको रट जाती है, रट लेते हो तो उसको लिख देना। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने देखा सिलेक्शन की मीनिंग क्या होती है। अब हम देखिए इसमें आपको एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, ये ब्रीफ में डिस्कस करते हैं बिकॉज ये सिलेबस में मेंशन था नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं, ये यही कहता है कि सिलेक्शन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सबसे पहली बात करें तो पहले ही कहता है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी या प्रॉफिटेबिलिटी तब बढ़ेगी जब वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सही होंगे। और सिलेक्शन का गोल क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ सिलेक्शन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्शन, व्हाट इज़ द एम ऑफ सिलेक्शन, उसका गोल क्या है। उसका गोल ये है कि हमें उस जॉब पर राइट पर्सन को फिट करना है। टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन। तो अगर सिलेक्शन सही तरीके से होगा, सही पर्सन सही प्लेस पर आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन। अब अगर सही पर्सन सही जॉब पर जा रहा है, ठीक है, किसी को अगर पसंद है टाइपिंग का काम और उसको टाइपिंग की जॉब मिल रही है, देन ही विल बी सेटिस्फाइड विद हिज जॉब। ठीक है, खुशी खुशी काम करेगा तो एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन होगी। क्यों? बिकॉज सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है। सिलेक्शन सही होने का मतलब जो जॉब कह रही है वो पर्सन भी उसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसी चीज़ की स्किल रखता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। ये दो वर्ड्स हैं, इसको आप समझ लो। एक है लेबर टर्नओवर और एक है एब्सेंटिज्म। लेबर टर्नओवर का सिंपल सा मतलब होता है कि लोग जो लेबर है ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब छोड़ रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु आर लीविंग द जॉब। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर क्या है, ये वैसे एक रेशियो होता है, इतना डिटेल में मत जाओ, ये इतना सिंपल सा मतलब है कि लोग जो है वो जॉब छोड़ रहे हैं। कितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो लेबर टर्नओवर को कम करता है सिलेक्शन। लोग क्यों आपकी जॉब छोड़ेंगे,
जब उनको जॉब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, जब उनका मन नहीं लगेगा काम करने में, तो वो जॉब छोड़ देंगे। तो लेबर टर्नओवर कम हो जाता है अगर सिलेक्शन सही से होता है। दूसरा, एब्सेंटिज्म। अब स्कूल में जब मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगता है, कोई टीचर की क्लास पसंद नहीं मन करता है उनकी क्लास अटेंड करने का, तो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, नहीं जाते, आप नहीं जाते हो। तो सिमिलरली अगर किसी को अपना वर्क अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एम्प्लॉय काम करने आएगा ही नहीं, वो एब्सेंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म को कम करता है प्रॉपर सिलेक्शन। इसके बाद कहते हैं फैसिलिटेट्स हायर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऑब्वियस सी बात है, पर्सन खुश रहेगा तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का परफॉर्मेंस करेगा। अगर पूछा जाए व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, गलत सिलेक्शन हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा, इसी का उल्टा लिख दो। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा, एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, काम अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हो। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब हमको देखना है मेन पे सबसे मेन चीज़, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, विच इज़ मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। मेथड्स एंड प्रोसीजर। मेथड और प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन करने का, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हो, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोल सकते हो, हाँ इंटरव्यू बोलो इसको, टेस्ट मत बोलो। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ये आपको बताएगा कि सिलेक्शन किया कैसे जाता है, ठीक है। रिक्रूट करके आगे एप्लीकेंट्स, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सबसे पहले करेगी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। मतलब ये किसी तरीके का इंटरव्यू तो हो रहा है। इंटरव्यू क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट का ऑब्जेक्टिव होता है, एक जज कर रहा होता है, दूसरा अपनी चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी मतलब पहले, ठीक है, स्टार्टिंग का। तो ये इनिशियल इंटरव्यू होता क्या है, जब लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो होता क्या है, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरनी होती है। बाद में आके सिलेक्शन प्रोसीजर में उनको फॉर्म वगैरह भरनी होती है, जो उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। तो जब वो ऑफिस जाते हैं जहाँ पर उनको रिक्रूटमेंट के आगे का प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर क्या जनरली जो रिसेप्शनिस्ट होता है या ऑफिस का कोई पर्सन होता है वो उससे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे उन ऑफिस के लोगों को, रिसेप्शनिस्ट को या ऑफिस का जो पर्सन है, हेड है, जो भी है, उसको एक आइडिया लग जाता है कि ये जो पर्सन आया है वो क्या सही है, ठीक है। सही इन द सेंस जो वो एज उसने मेंशन करी, एटलीस्ट एक देख के पता लग जाता है कि क्या वो एजुकेटेड पर्सन है, क्या वो जॉब करने लायक है, ठीक है। अब जॉब कोई ऐसी है जहाँ पर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए और आपने देखा जो पर्सन आया है वो डिसेबल्ड है, ठीक है। या फिर आपने देखा कि कोई जॉब ऐसी है जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत चाहिए और वहाँ पर आपने देखा वो पर्सन जो है वो लग रहा है कि मे भी वो शायद काम ना कर पाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है जब लोग आते हैं ऑफिस में अप्लाई करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट के बाद का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हो और इस तरीके से रिसेप्शनिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जज कर लेते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म का। अब क्या होता है, जितने भी लोग आते हैं उनको एक फॉर्म भरवाया जाता है। ये फॉर्म क्यों भरवाया जाता है, ये होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। इस फॉर्म में उस पर्सन का नेम, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या पढ़ा है उसने, बैकग्राउंड, कहाँ रहता है, और उसके क्या और भी चीज़ें, गोल्स वगैरह, ये सब भी मेंशन होते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है और ये बेसिस बनता है इंटरव्यू का। जब इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट होते हैं तो उनके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर्सन का जिसका उन्हें इंटरव्यू लेना होता है, क्योंकि उसमें मेंशन होता है उस पर्सन की डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये जो कैंडिडेट्स जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में इसमें पास हो जाते हैं डेफिनेटली, उनसे फॉर्म भरवाया जाता है। इस फॉर्म में उनका नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इससे उस पर्सन का एक्सप्रेशन, वो किस तरीके से लिख रहा है चीज़ों को, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ये सब मेंशन होता है। अब मे भी कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने रोडीज़ देखी होगी, ठीक है, सबने देखी होगी, जो नहीं देखे उनको भी बता देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग एक फॉर्म भरते थे जिसमें उनसे अलग अलग चीज़ें पूछी जाती थी, एंड फिर जब वो इंटरव्यू देने आते थे देन वो उस फॉर्म के बेसिस पे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि आपने ये फिल किया, ये फिल किया। वो क्या था, वो एप्लीकेशन फॉर्म था। उससे आप एक पर्सन को जज कर लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि किस तरह का पर्सन हमारे सामने आने वाला है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स,
टेस्ट होते हैं। ये किस तरह का टेस्ट होता है, अभी टेस्ट को हम डिटेल में करेंगे। टेस्ट बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो इतने सारे लोग हैं हमारे पास, हमें उन सबको जज करना है कि कौन बेस्ट है, कौन सूटेबल है। हम क्या करते हैं, हम एक सैम्पल तैयार करते हैं। टेस्ट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर। अभी आपके बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन पेपर ऑल ओवर इंडिया हर ICSE बोर्ड के स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर क्या है, वो ये कह रहा है कि हम एक सैम्पल ऑफ क्वेश्चन से, सेम क्वेश्चन से, सेम इवैल्यूएट करने के तरीके से अलग अलग लोगों में जज कर सकते हैं कि कौन केपेबल है, कौन केपेबल नहीं है। तो ये एक टेस्ट का बेसिक होता है। टेस्ट कंडक्ट क्यों किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में भी यही होता है कि बहुत ही पॉपुलर तरीका है एम्प्लॉय सिलेक्शन करने का। दे आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट वर्क बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय सैम्पलिंग। एक पर्सन कैसा बिहेव करेगा, कैसा काम करेगा, वो हम सैम्पलिंग से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग क्या, एक सैम्पल टेस्ट से, ठीक है, एक सैम्पल सेट ऑफ क्वेश्चन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ अ पर्सन इज गोइंग टू बिहेव इन द जॉब। तो इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सही है, कौन नहीं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ज़्यादातर ये तो हेल्प नहीं करते कि कौन पर्सन सही है जॉब के लिए, बट ये ज़रूर बता देते हैं दैट हु इज़ नॉट केपेबल फॉर द जॉब। तो अगर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का बेसिक आपको पता चले तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से ये ज़रूर पता लग जाता है कि किसको नहीं सेलेक्ट करना है रादर दैन किसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं फोर्थ पे, एंड फोर्थ स्टेप इज़ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू, अब यहाँ पर आता है इंटरव्यू वाला प्रोसेस। जो लोग सिलेक्शन टेस्ट में, अच्छा एक और चीज़, जो प्रिलिमिनरी में पास होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देगा, टेस्ट में जो पास होगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए जब सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए आए तो यहाँ पर होता है क्या है, बेसिकली 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरव्यू होता है। हमेशा इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग चाहिए। एक इंटरव्यूअर होगा जो इंटरव्यू लेगा और दूसरा होगा इंटरव्यूई। एक होगा इंटरव्यूअर और दूसरा होगा इंटरव्यूई, ठीक है। तो ये इंटरव्यू होगा। इसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और जो टेस्ट दिया था पर्सन ने, इंटरव्यूअर उससे एक जज कर लेगा, कि एनालिसिस कर लेगा कि किस तरीके का पर्सन है ये, और उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, इंटरैक्ट करेगा। ये एक ऐसा तरीका भी होता है जब वहाँ पर आप जो भी टेस्ट वगैरह से इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरव्यूअर को, वो एक्चुअली में देख सकता है कि क्या उस पर्सन को वो चीज़ें आती है कि नहीं, बातचीत करने से उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल ये सब पता चल जाता है। और जो पर्सन होता है जो इंटरव्यू देने आया है, जो इंटरव्यूई है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज वो एक सेशन, उसमें एक पार्ट रखते हैं जहाँ पर वो उससे इंटरव्यू से बोलते हैं कि अगर आपको भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है देन यू कैन ऑल्सो आस्क दिस, ठीक है। तो ये तरीके से सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन इंटरव्यू में जो लोग पास होते हैं उनको 5th स्टेप पे भेजा जाता है, विच इज़ चेकिंग रेफरेंसेस। चेकिंग रेफरेंसेस, रेफरेंसेस को चेक करना। अब ये होता क्या है, रेफरेंसेस, रेफ़र करना, ठीक है। रेफरेंसेस में क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं रेफरी। अब ये वो वाला रेफरी नहीं है जो आपके मैचेस वगैरह में होता है, ठीक है, ये वो रेफरी नहीं है। ये रेफरी क्या है कि ये होता है जब भी कोई कैंडिडेट, अगर जिसने इंटरव्यू वगैरह दिया है, उससे बोला जाता है कि आप कुछ अपने 2-3 नोन लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए जिनसे हम आपके बारे में पता कर सकें कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे जो पर्सन गया इंटरव्यू देने, वो पास हो गया, उससे बोला जाएगा कि आप अपने नोन लोगों को, या तो आप अपने जहाँ पर आप पढ़ते थे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हेड को, जैसे प्रिंसिपल वगैरह हो गए, कॉलेज प्रिंसिपल हो गए, VC हो गए, या फिर आप जहाँ पर पहले काम करते थे वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसके हमें डिटेल्स दो, हमें उनसे आपके बारे में जानकारी लेनी है। ये होता है रेफरेंसेस चेक करने का तरीका, और ये जनरली कई ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखो, पहला ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से कह रही है कि आप अपने रेफरेंसेस का नाम दो जिनसे हम आपके बारे में जानकारी ले सकें, देन वो कभी भी ऐसे पर्सन का नाम देंगे नहीं जो उनके बारे में बुरा बोलेगा। उसी का नाम देगा जो उस कैंडिडेट की तारीफ करेगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ टू टेक द जॉब, ठीक है, उसको सेलेक्ट होना है। दूसरी चीज़, जो रेफरी है जिससे हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कैंडिडेट की, हो सकता है उसको कैंडिडेट से कोई पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसके वजह से वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। अब हर तरह के लोग बड़े हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है वो उसको खुन्नस हो कैंडिडेट से, कहिए देखो नई जगह जॉब करने चला गया, मेरा रेफरेंस दे के गया, मैं तो बोलूँगा सबसे बेकार कैंडिडेट था, सबसे बेकार एम्प्लॉय था, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो रेफरेंसेस चेक में ये चीज़ें हो जाती हैं कि डेफिनेटली एक कैंडिडेट विल नॉट गिव द नेम ऑफ अ पर्सन हु विल से बैड थिंग्स अबाउट हिम, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं 6th पर। रेफरेंसेस चेक करने के बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, बॉडी का फुल एग्जामिनेशन होता है।
ये इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे पर्सन जॉब कर रहा है, काम कर रहा है और उसको पहले से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है कि इसको ये मेडिकल प्रॉब्लम है पहले से, और कुछ ऐसा होता है कि काम करते चलते उस पर्सन को इससे कोई सेवियर दिक्कत हो जाती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हेल्थ का इफेक्ट हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, वो क्या ऑर्गेनाइजेशन से क्लेम मांगता है कि आपके यहाँ काम करने की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, ना यू हैव टू कंपनसेट अस। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, जब नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्जाम होता है, ठीक है, जब डिफेंस एस्पिरेंट्स जो होते हैं, अगर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, देन उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन पास करता है, देन ओनली दैट पर्सन इज केपेबल टू डू द ट्रेनिंग, जो 3 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है, 3-4 ईयर्स वाली, तो वो तभी कर सकता है जब वो उस मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेगा। ऐसा क्यों कि अगर ट्रेनिंग के टाइम पर उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई और उसको अब कोई उसको बीमारी जिसकी वजह से हो सकता है वो ऐसा रनिंग ना कर पाए, और बात अगर नहीं पता होगी और आपने तो उनको रन करने को बोल दिया और कोई सेवियर प्रॉब्लम उनको आ गई, देन दैट पर्सन कैन सेट कि आप मेरे को क्लेम दो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया जाता है पहले से ही। जिन ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऐसे काम होते हैं जहाँ फिजिकल वर्क चाहिए, वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है। ये हो गया 6th। अब आते हैं 7th पे, विच इज़ फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल, अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास कर गया उसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, दैट पर्सन विल बी सेलेक्टेड फॉर द जॉब, उसके साथ सर्विस अग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा अब आप जॉब में सेलेक्ट हो गए, नाउ यू कैन स्टार्ट वर्क, उसको उसकी जो भी राइट जॉब होगी वहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा, जिसको प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखो, कितना भी आप सिलेक्शन टेस्ट कर लो, एक पर्सन को आप तभी सही तरीके से जज कर सकते हो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर देगा। तभी क्या होता है, कई सारे एम्प्लॉयज़ को जब सेलेक्ट होते हैं उनको प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। किस पे रखते हैं? प्रोबेशन प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? ये 2 साल का 1.5 साल का होता है, जिसमें पर्सन काम करता है बट उसको कंफर्म सिलेक्शन नहीं माना जाता है। जब वो उस प्रोबेशन पीरियड में अच्छे से काम कर लेता है, जो 1.5 से 2 ईयर्स का होता है, अच्छे से काम करता है, देन उसके बाद उसको परमानेंट सिलेक्शन दे दी जाती है, परमानेंट उसको प्लेस कर दिया जाता है। जनरली जो बैंक्स होते हैं, जैसे आपका SBI PO का एग्जाम है, ICICI PO का एग्जाम है, बैंक्स में जो एग्जाम होता है, तो यहाँ पर आप जो है जब सेलेक्ट हो जाते हो, देन 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो, सही से काम करते हो तो आप परमानेंट एम्प्लॉय उनके बनते हो, ठीक है। तो ये होता है, तो ये होता है आपका मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। एक चीज़ आप सब नोटिस करो कि अगर प्रिलिमिनरी फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया गया था, अगर 100 लोगों ने रिक्रूट किया गया है, 100 लोगों ने फॉर्म भरी है, ठीक है, इन्होंने फॉर्म फिल किया है और हमें सेलेक्ट करना है 10 लोगों को, जॉब तो 10 ही केवल, तो हर स्टेप में लोग यहाँ पर घटते जाएंगे। हो सकता है जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू देने आए तो 100 में से केवल 95 लोग बचे जो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाए। उसके बाद टेस्ट देने आएंगे, हो सकता है टेस्ट देने के बाद केवल 70 लोग बचे। उसके बाद 70 लोगों का इंटरव्यू होगा और हो सकता है इंटरव्यू के बाद केवल आपके पास 30 लोग बचे। 30 के बाद जब आप आओगे यहाँ पर चेकिंग रेफरेंसेस में, तो पता चले कह रहे यहाँ से तो बहुत सारे लोग ख़राब हैं, 20 लोग बचे। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में भी 10 लोग हट जाएं और फिर 10 लोग फाइनल होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे जॉब के लिए, जिनको प्लेस कर दिया जाएगा। तो हर स्टेप में नंबर ऑफ़ पीपल हु आर रिजेक्टेड इज़ मोर देन द नंबर ऑफ़ पीपल सेलेक्टेड। देखो 100 है, यहाँ पर 5 रिजेक्ट हुए, 95 सेलेक्ट हुए, यहाँ पर और रिजेक्ट हो गए। एंड में देखो तो 10 केवल सेलेक्ट हुए हैं, बाकी 90 रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि वाई सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया मेथड्स एंड आपका प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। अब आते हैं टेस्ट्स और इंटरव्यूज़ पे। तो अब आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज़। एज मेथड्स ऑफ सिलेक्शन।
देखो यहाँ में हम पढ़ेंगे कि टेस्ट और इंटरव्यू को डिटेल में पढ़ेंगे कि टेस्ट और इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट करे जाते हैं या किस टाइप के टेस्ट होते हैं, आप ये पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्ट और फिर इंटरव्यू के बारे में देखेंगे। तो टेस्ट होते क्या है, जैसे आपको बताया गया, टेस्ट का जो बेसिक है अजम्पशन है वो यही है कि हम एक सैम्पल के बेसिस पर लोगों को जज कर सकते हैं, लोगों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सूटेबल है कौन नहीं सूटेबल है। ज़्यादातर टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, उन कैंडिडेट्स के बारे में जो सूटेबल नहीं है फॉर डूइंग द जॉब रादर दैन जो सूटेबल है। ठीक है, जो नहीं सूटेबल है वो हमें टेस्ट से ज़रूर पता चल जाता है। टेस्ट क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। टेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड दूसरे टाइप के होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड पर बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। क्या है प्रोफिशिएंसी टेस्ट? प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो चीज़ें जज करता है, वो चीज़ें टेस्ट करता है जो एम्प्लॉय कह रहा है, जो कैंडिडेट, अभी देखो एम्प्लॉय नहीं बना है, एम्प्लॉय कब बनेगा, जब वो फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, तब तक हम उसको कैंडिडेट बोलेंगे। कैंडिडेट जो दावा कर रहा है, जो कह रहा है कि उसके पास वो स्किल्स हैं, द स्किल्स विच इज पोजेस्ड बाय द कैंडिडेट्स, उनको जज करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होता है वो भी कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका 3 टाइप से होता है। फर्स्ट आपका होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट का क्या मतलब है, जो उसने अचीव किया, कैंडिडेट जो कहता है कि मेरे पास जो स्किल्स है, द स्किल विच है अचीव्ड, उसको टेस्ट करना। सेम एग्जांपल, टाइपिस्ट की जॉब है, जो पर्सन आया है वो कह रहा है कि मैं टाइपिंग मुझे आती है, तो आप उसको टाइपिंग का टेस्ट लोगे, आप उसको एक पेज दोगे, कहोगे भैया टाइप करके दिखा दो। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट हो गया। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि द स्किल विच द पर्सन इज सेइंग दैट, या फिर जो पर्सन जो कैंडिडेट है वो जिस चीज़ में क्वालिफाइड है, जिस चीज़ में एफिशिएंट है, उस स्किल को टेस्ट करना कि वेदर ही इज़ रियली क्वालिफाइड इन दैट और नॉट, उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में टाइपिस्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है सेकेंड टाइप का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये होता है डेक्सटेरिटी टेस्ट। डेक्सटेरिटी टेस्ट का क्या मतलब है, Those tests are designed to ascertain how swiftly and efficiently candidate uses his hands, fingers and eyes. कई सारे ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पर कहते हैं कि आपका आँख नाक कान सब खुला होना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो जॉब्स होती है जहाँ पर आपको फुल अलर्ट होना है, ये इन जॉब्स में डेक्सटेरिटी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि एक पर्सन कितनी कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने हाथ आँख नाक कान सबको यूज़ कर सकता है। कहते हैं कि आप हाथ से भी काम कर रहे हो, आपको देखना भी, आपको सुनना भी है क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें कितने कोऑर्डिनेटेड एक तरीके से यूज़ कर सकता है एक पर्सन, उसको हम डेक्सटेरिटी टेस्ट में क्या कहते हैं, जज करते हैं। ठीक है, डेक्सटेरिटी टेस्ट हो गया। इसके बाद आपका आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस से क्या, जो भी इंटेलिजेंट है, बुद्धि है, ठीक है, आईक्यू। अगर हम कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिससे हम पर्सन की आईक्यू क्या होती है, इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू क्या होती है, इंटेलिजेंस कोशेंट। तो जो पर्सन की इंटेलिजेंस कोशेंट है उसको जो हमको जज करना है, वो जो कह रहा है वो इंटेलिजेंट है, उस चीज़ को जब हम जज करेंगे तो उसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या है कि दिस टेस्ट मेजर्स अ पर्सन्स कैपेसिटी फॉर लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। एक पर्सन कितना अच्छे से चीज़ें सुन सकता है, समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, वो हमें इंटेलिजेंस टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, तो आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट देख लिए, 3 तरह के होते हैं, अचीवमेंट, डेक्सटेरिटी और इंटेलिजेंस। अब आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं, दे मेजर इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग द स्किल्स। एक पर्सन की कितनी पोटेंशियल है कि वो नई स्किल सीख सकता है। देखो, हर पर्सन की पोटेंशियल होती है नई चीज़ें सीखने की। कुछ होते हैं जो नई चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, कुछ होते हैं जो नई चीज़ें थोड़ी देर में सीखते हैं पर सीखते ज़रूर है। हमें वही पोटेंशियल देखना है कि कौन सा पर्सन जल्दी सीख लेता है, कौन सा पर्सन सीखने में टाइम लगता है। कुछ लोगों को सीखने में अलग अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी जज कि एक पर्सन का पोटेंशियल क्या है टू लर्न द न्यू स्किल्स। ये किस तरीके से होते हैं, 3 तरीके से, ये आपके 2 तरीके से होते हैं, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में हम एक पर्सन की जो भी उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी है,
इमोशनली वो कितना स्टेबल है, कब क्या वो जब वो गुस्से में है तो काम रह सकता है, जब उसको बहुत स्ट्रेस दिया जाए तो क्या वो शांत रह सकता है, काम रह सकता है, क्या वो जो है मैच्योर है, क्या डिसीजंस लेने में वो सही डिसीजंस लेता है, हड़बड़ी तो नहीं कर देता है। ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में आती हैं और पर्सनालिटी टेस्ट से हम उसका ये जज कर लेते हैं कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, मैच्योरिटी क्या है, हाउ ही रिएक्ट्स इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ये सब हम जज करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड टेस्ट। सेकेंड होता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है पर्सन का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। देखो अगर हम चाहते हैं हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, हमें उसके इंटरेस्ट अगर पता होंगे तो हम उसकी डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में करवा सकते हैं, हम उसको वो काम दे सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अब अगर हमें पता है कि जो पर्सन हमारे यहाँ काम करने आ रहा है उसको फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो क्रिएटिव बहुत है, क्रिएटिव माइंडेड है, उसको पसंद है प्रेजेंटेशंस बनाना या फिर उसको पसंद है क्रिएटिव चीज़ें करना, देन वी कैन से कि हाँ भैया इसको ये काम में हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी जॉब होगी जहाँ पर क्रिएटिव माइंडेड पीपल चाहिए देन ही कैन बी प्लेस्ड एट दैट जॉब, क्योंकि हमें उसका इंटरेस्ट पता है। ठीक है, और जब पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो वो काम बहुत अच्छे से करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। तो ये 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। टेस्ट का आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। टेस्ट के कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस आपको ब्रीफ में बता देते हैं। ठीक है, ब्रीफ में बता देते हैं, बहुत छोटे से दिए गए हैं। ठीक है, मेरिट्स बोल दो या एडवांटेजेस बोल दो किसके, टेस्ट के। सबसे पहला मेरिट है आपका यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो टेस्ट होते हैं ये यूनिफॉर्म बेसिस देते हैं। देखो सबको आप सेम टेस्ट दे रहे हो, जिसमें सबको आप जो कह रहे हो जिनका आपको टेस्ट लेना है सबको आप सेम टेस्ट दे रहे हो, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हो या सेम चीज़ करने को बोल रहे हो, तो क्या होता है एक यूनिफॉर्म जजमेंट होता है। आपने सेम चीज़ सबको करने को दी, जो अच्छा कर जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी इसका पहला मेरिट है। उसके बाद सेकेंड मेरिट पर आते हैं। सेकेंड मेरिट कहता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या मतलब है? इसका है कि टेस्ट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर असेसिंग द कैपेबिलिटीज़। टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन गोल क्या होता है कि लोगों को जो है जज करना, कैंडिडेट्स को जज करना। इसमें सब्जेक्टिव गेम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव ये चीज़ें हैं कि आपको पता है वो चीज़ वैसी ही है। ठीक है, सब्जेक्टिव चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सामान आपको खरीदना है, अगर आपको मार्कर खरीदना है तो 10 रुपये का है, ये ऑब्जेक्टिव चीज़ है। जितने लोगों को मार्कर खरीदना होगा वो सब 10 रुपये देंगे, मार्कर खरीद लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चीज़ है। एक प्रोडक्ट की प्राइस ऑब्जेक्टिव होती है, ये चेंज नहीं होती अलग से अलग लोग। ये नहीं कि मिस्टर ए 20 रुपये में खरीदेंगे, मिस्टर बी 5 रुपये में खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। सबको 10 रुपये देने हैं। पर हो सकता है मिस्टर ए को मार्कर अच्छा लग जाए, मिस्टर बी को मार्कर नहीं अच्छा लगे, उनको कोई और अच्छा लगता हो मार्कर, वो कहेगी ये मार्कर इसमें ग्रिप नहीं बनती है या चलता नहीं अच्छे से। तो ये चीज़ कि वो प्रोडक्ट एफिशिएंट कितना है, ये सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही डिफरेंस होता है। टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सबको सेम टेस्ट मिल रहा है, सबको सेम टाइम मिल रहा है, सब वो टेस्ट दे रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव बेसिस, एक ऑब्जेक्टिव ग्राउंड होता है टू जज द कैंडिडेट्स। कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता है कि हमसे अलग क्वेश्चन पूछे गए, हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि सबको सेम क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, ये होता है। इसके बाद थर्ड आपका मेरिट आता है। थर्ड कहता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या कह रहा है कि टेस्ट्स आर हेल्पफुल इन जजिंग द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। एक पर्सन कैंडिडेट की अगर हमें सूटेबिलिटी, कितना सूटेबल है जॉब करने के लिए, वो हमें टेस्ट से पता चल जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है सिलेक्शन का। तो मेरिट्स क्या है, यूनिफॉर्मिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड सूटेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ टेस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस को यहाँ पर कवर कर लेते हैं या फिर डीमेरिट्स उनको बोल देते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस सब सेम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपका अनरिलायबल। ऐसा क्यों बोल रहे? रिलायबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। अनरिलायबल उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? देखो यहाँ बोला गया कि जो कंक्लूजन टेस्ट हमें मिल रहे हो फुली रिलायबल नहीं है, क्योंकि केवल हम एक पार्ट ऑफ स्किल्स उनकी जज कर रहे हैं। देखो टेस्ट में ज़रूरी नहीं है जो पर्सन इंटेलिजेंट हो, यहाँ से जो टेस्ट में 100 स्कोर करे, वो वैसे भी काम करने में भी उसका स्किल हो। ठीक है, टेस्ट में हम सारी स्किल्स नहीं टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि आप एक रिटन टेस्ट दे रहे हो, जैसे IAS एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आप एक रिटन टेस्ट दे रहे हो। रिटन टेस्ट में आपकी जो स्किल्स हैं और वो स्किल्स जो आप एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन में जब काम करोगे तो दिखाओगे, वो आप नहीं जज कर सकते हो कि कितना वो पर्सन केपेबल है। तो टेस्ट क्या है, अनरिलायबल होते हैं। उसके बाद सेकेंड डीमेरिट है इसका कि दे आर मिसयूज़ होता है।
मिस यूज़ कैसे, गलत यूज़ कैसे टेस्ट का हो सकता है? देखो यहाँ पर बताया गया कि अगर पर्सन जो टेस्ट ले रहा है वो बायस्ड है और उसने टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज कर दिए, ठीक है। कई बार होता है कि अब ऐसा हो सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए, जो पर्सन टेस्ट चेक कर रहा है उसको पता है कि ये कॉपी, तभी देखो टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम के टेस्ट में क्या होता है, आपके आंसर शीट में नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है, आइडेंटिटी शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो इसीलिए कि जो पर्सन टेस्ट चेक कर रहा है मे बी वो बायस है, उसको पता हो कि ये पर्सन कौन है और फिर वो उस हिसाब से जो है नंबर ज़्यादा दे दे, नंबर कम दे दे, तो ये एक मिस यूज़ हो सकता है टेस्ट का। उसके बाद थर्ड डीमेरिट है आपका फियर ऑफ एक्सपोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ एक्सपोजर कहता क्या है? देखो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो अपने 40s में या 50s में हैं एंड दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड विद द जॉब विच दे आर डूइंग कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स। कई साल से वो जॉब कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड उस चीज़ में, तो वो ये टेस्ट देने से थोड़ा अपने आप को रोकते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी है एंड उनको यहाँ पर कॉमन लोगों की भीड़ में जाकर टेस्ट देना उन्हें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उनको ईगो को हर्ट कर जाता है, मे बी ये भी बोल सकते हो। बट ये है कि फियर ऑफ एक्सपोजर, ये कह रहा है कि जो भी लोग हैं कंपिटेंट पर्सन्स, दे डू नॉट लाइक टू बी जज्ड थ्रू द टेस्ट। कंपनी फिर इन लोगों की सर्विसेज नहीं ले पाती है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऑलरेडी कंपिटेंट हैं, वो जब ये टेस्ट देने से थोड़ा सा पीछे हटते, उन्हें पसंद नहीं होता है टेस्ट देना। उन्हें नहीं पसंद है कि वो उन सारे लोगों के साथ compete करें जबकि उन्हें पता है वो ऑलरेडी खुद इतने competent हैं, बट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस वजह से वो टेस्ट नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे अच्छे लोगों को डिप्राइव कर जाती है, बिकॉज टेस्ट एक ऐसा तरीका है जहाँ पर लोग ज़्यादातर competent persons दे डू नॉट प्रेफर गिविंग द टेस्ट, दे डू नॉट प्रेफर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिकॉज दे आर ऑलरेडी competent with what they are doing, ठीक है। तो ये फियर ऑफ एक्सपोजर, इस वजह से कई सारे लोग टेस्ट नहीं देते हैं, कंपनी को उनकी सर्विसेज नहीं मिल पाती। ये आपके डीमेरिट्स थे टेस्ट के। एक और चीज़, लास्ट चीज़ इसमें बची हुई है, यहाँ पर बता देते हैं। ये है आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिसकी कि एक अच्छा टेस्ट अगर आप चाहते हो तो उसमें क्या क्या होने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, रॉक्स, ROCS, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट एक अच्छे टेस्ट की, एक सूटेबल टेस्ट की, गुड टेस्ट की क्या होनी चाहिए, रॉक्स होना चाहिए उसके अंदर। फर्स्ट R से क्या होता है, रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि टेस्ट शुड बी रिलायबल, दैट इट शुड गिव सेम रिजल्ट व्हेन अप्लाइड टू अ पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। एक पर्सन अगर मिस्टर ए आज टेस्ट दे रहे हैं तो भी वो उतना ही स्कोर करें, उनसे 10 साल बाद वो टेस्ट देने को बोला जाए तो भी वो उतना ही स्कोर करें, ठीक है। अलग अलग टाइम्स में, या फिर टेस्ट की, अगर हम रिटन टेस्ट के अलावा और भी किसी टेस्ट की बात कर रहे हो तो उसमें भी रिलायबल का मतलब है कि अगर एक पर्सन को वो टेस्ट अलग अलग टाइम्स में करने को दिया जा रहा है देन द रिजल्ट शुड बी सेम, ठीक है। उसके बाद O आता है, O से बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वही जो बताया गया है। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि टेस्ट शुड बी अप्लाइड, टेस्ट शुड बी applied to different persons in the same manner, should be designed that 2 or more persons can score the questions in the same way। देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो अलग अलग लोग हैं जिनको टेस्ट देना है वो सब उसमें स्कोर करने के लिए उनको सेम मौका दिया जाए, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि जो, तभी देखिए आपका क्राइटेरिया मेंशन होता है कि टेस्ट कौन दे सकता है, ठीक है। मेंशन होता है कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए, फिर आप टू गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट, ठीक है। या फिर अभी जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो क्या अभी आपको कॉमर्शियल एप्लीकेशन का पेपर देना है, आपको ऐसे ग्रुप में बिठा दिया जाए जहाँ पर सब साइंस का पेपर दे रहे, सब फिजिक्स का पेपर दे रहे, वहाँ आपको फिजिक्स का पेपर देने को बोला जाए, तो ये तो गलत है ना। तो इस वजह से कि टेस्ट जो होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ऐसे बने होने चाहिए कि जो अलग अलग लोग हैं वो सेम, उन सबके पास सेम बराबर का हक हो, बराबर का राइट हो टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। टाइम भी सेम देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक को आपने 2 घंटा दिया, एक को आपने 1.5 घंटे में उठा दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर सी क्या कहता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कह रहा है कि टेस्ट शुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एंड कैरिड आउट ऑन डिफरेंट पर्सन्स एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा तो भी वो सेम रिजल्ट दे, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, ये सी से पता चल रहा है। एस क्या कह रहा है, एस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या होता है, देखो, गुड टेस्ट मस्ट बी सच दैट इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशंस, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स जो होंगे। और देखो ये कह रहा है सिंपल सा कि टेस्ट जो है जब कंडक्ट किया जा रहा हो,
आप देखो, आप अभी बोर्ड्स का एग्ज़ाम दोगे तो जहाँ आप दोगे आपको भी सेम टाइम पर स्टार्ट होगा, सेम टाइम पे एंड होगा। एक पर्सन जो कोलकाता में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, जो किसी और जगह पर बैठा है, अब जैसे हम प्रयागराज से, ठीक है, तो अगर और किसी भी सिटी में कहीं का भी होगा पर्सन जो आईसीएसई बोर्ड देगा, उसको भी सेम टाइम पे पेपर दिया जाएगा, सेम टाइम पे ख़त्म होगा। सबकी कॉपी सेम जगह जाएंगी चेक होने के लिए, वहाँ पर सेम तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा। सो दिस इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन, कि टेस्ट में स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रॉक्स थे, दीज आर द एसेंशियल फीचर्स जो एक टेस्ट में होने चाहिए। टेस्ट का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इंटरव्यूज़ का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इंटरव्यूज़ को भी डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में टेस्ट तक खत्म हो गया है। तो आपने आज क्या देखा, सिलेक्शन की मीनिंग देख ली, सिलेक्शन का मेथड एंड प्रोसीजर देख लिया, और टेस्ट का देख लिया। टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट के दो टाइप्स, प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड। प्रोफिशिएंसी के सब क्लासिफिकेशंस, एप्टीट्यूड के क्लासिफिकेशंस, टेस्ट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एंड टेस्ट के एसेंशियल कंडीशंस जो होने चाहिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एक गुड टेस्ट के क्या होने चाहिए वो आपने देख लिए। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू करेंगे एंड ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।